यहाँ पे एक हेडिंग है स्पेसिफिक वेट और यहाँ पे एक हेडिंग है 4। जी ये देख लीजिएगा, ये अक्सर मैंने जितने प्रोजेक्ट्स आपके पढ़े उसमें ये एक कॉमन मिस्टेक है कि आपने लिखा है स्पेसिफिक वेट, ये एस जो है ये कैपिटल है और ये डब्ल्यू भी क्या है कैपिटल है, ये एस भी क्या है कैपिटल है, ये सॉरी ये स्मॉल और ये भी कैपिटल है। ये अक्सर जितने मेरे पास 4-5 रिपोर्ट्स दे के आए थे सर, उनमें से ये एक गलती है कि आपने फॉर्मेट सेम रखना है। अगर आप ये फॉर्मेट रख रहे हैं कि हमने जो भी हेडिंग देनी है उसमें जो वर्ड पहला है उसका पहला वर्ड क्या होना चाहिए कैपिटल होना चाहिए, जो दूसरा है वो भी कैपिटल होना चाहिए, जो तीसरा है वो भी कैपिटल होना चाहिए, जो चौथा है वो भी कैपिटल होना चाहिए। फिर पूरे थीसिस में जो भी मेन हेडिंग है आपकी उन सब में ये फॉर्मेट सेम होना चाहिए। ये जो रिपोर्ट मेरे पास इसमें देखिए, जो हेडिंग नंबर 3 है उसमें एस कैपिटल है, डब्ल्यू सवाल है। इसका मतलब यह है कि आप पहला वर्ड कैपिटल लिख लो, उसके बाद जितने भी वर्ड आएंगे उस सेंटेंस में वो सवाल लिख लो। सेम ही आप चौथी हेडिंग क्या लिख रहे हो, एस कैपिटल और वी कैपिटल, या तो फिर इस वी को सवाल कर दें या फिर उसको कैपिटल कर दें। ये एक मिस्टेक है, आपने इसको भी रिमूव करना है। क्लियर हो? ये काफी सारे थीसिस में ये देख लीजिएगा। उसके बाद अब जो आपने बेसिक डेफिनेशन लिखी है वो सबकी सेम नहीं हो सकती, वो सबकी डिफरेंट होंगी, क्योंकि जब आपके प्रॉब्लम डिफरेंट हैं तो आपकी डेफिनेशन भी क्या होंगी डिफरेंट होगी। लाइक एक बंदे के प्रॉब्लम में स्टैग्नेशन पॉइंट है और एक के प्रॉब्लम में स्टैग्नेशन पॉइंट नहीं है, तो बेसिक डेफिनेशन में जिसके प्रॉब्लम में स्टैग्नेशन पॉइंट था वो तो उसके बारे में लिखे, जिसके पास नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर किसी के प्रॉब्लम में MHD है वो लिखे मैग्नेटिक फोर्स क्या है, अगर किसी के प्रॉब्लम में मैग्नेटिक फोर्स भी है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह के काफी सारे प्रॉब्लम है कि आपने वो डेफिनेशन भी लिखी हुई है जो आपके प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं है। हम उन डेफिनेशन के बारे में बताते हैं जो हमारे प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हैं। हम बताते हैं स्टैग्नेशन था, बताएंगे स्टैग्नेशन क्या है, स्ट्रेचिंग था, बताएंगे स्टैग्नेशन क्या है, ऐसा स्ट्रेचिंग क्या है। MHD प्रॉब्लम में थी तो प्रॉब्लम में बताएंगे बेसिक डेफिनेशन में कि MHD क्या होती है। जो नहीं है उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बाकी जो शुरू वाली कॉमन बेसिक जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती है, वो तो सबके लिए सेम है, वो तो हम लिखेंगे। जैसे इनकम्प्रेसिबल का हमने जिक्र किया था, हमारा फ्लूइड जब इनकम्प्रेसिबल है तो आप बेसिक डेफिनेशन में टाइप्स बता दें फ्लूइड की। 2 टाइप के कंप्रेसिबल फ्लूइड भी होते हैं और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी होते हैं, वहाँ पे जिक्र करते हैं कंप्रेसिबल क्या है और इनकम्प्रेसिबल क्या है। तो जो आपने बेसिक डेफिनेशन लिखनी है वो कम से कम आपके पास टॉपिक की रेलेवेंट होगी। जी सर, ये जैसे स्ट्रेचिंग या श्रिंकिंग होगी, ये जिसकी होगी वो लिखे, हाँ वही लिखे, जिसकी पोरस है वो लिखे, बाकी डेफिनेशंस कॉमन हो सकती हैं। बाकी जो बेसिक है ना वो तो कॉमन हो सकते हैं, रोटेटिंग फ्लो है, नॉन रोटेटिंग फ्लो है, लेमिनार फ्लो है, वो तो कॉमन हो सकती है। कुछ कीवर्ड के बारे में भी हम लिखते हैं ना बेसिक डेफिनेशन में, वो वही लिखेगा जिसका है, जिसका नहीं है उसको लो लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा स्टैग्नेशन पॉइंट जिसका है वो बेसिक डेफिनेशन वाला चैप्टर में स्टैग्नेशन के बारे में बताया ना, जिसका नहीं है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये तो है ना आ बैल मुझे बाहर, किसी को हमने रिपोर्ट पढ़ी है, आपने स्टैग्नेशन मॉडल में लिखा नहीं है, आपने किया नहीं, आप जानते नहीं, डेफिनेशन लिख दी, वो आपसे पूछ लेते हैं बेटा स्टैग्नेशन पॉइंट क्या है, आप बताएंगे। वो कहते हैं आपके इस थीसिस में या इस रिपोर्ट में स्टैग्नेशन पॉइंट का क्या किरदार आप देंगे, कोई भी नहीं, तो बेटा फिर क्यों डाला है, पकड़े जाएंगे ना। तो वो डालें जो हमारे काम के रेलिवेंट है। अगर मेरे प्रॉब्लम स्टैग्नेशन का कहीं जिक्र ही नहीं है पूरी थीसिस में, पूरी रिपोर्ट में, तो मुझे उसके बारे में लिखने की जरूरत भी नहीं। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग जब नया पैराग्राफ लिखते हैं तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना, और कुछ लोग इसको क्या करते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने यहां से स्टार्ट किया तो आपका हर पैराग्राफ की पहली लाइन फिर स्पेस से टैब से ही स्टार्ट होनी चाहिए।
हम कुछ यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, कुछ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसी गलती भी नहीं करनी, ये भी एक मिस्टेक है जी। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट जी। अब देखें जी कि जब आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी, आपने लिखा जी कि हमारा फ्लूइड जो है वो जी 2 डायमेंशनल है जी, उसके अंदर स्टैग्नेशन पॉइंट है, इनकम्प्रेसिबल है जी, वो स्ट्रेचिंग श्रिंकिंग शीट के ऊपर जो है वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है। सारी कहानी लिखने के बाद एंड पे हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट जो है वो इक्वेशन लिखना शुरू कर देते हैं। अब देखिए जी, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने के बाद ये जो इक्वेशन लिखी है, जो आप नई चीज लिख रहे हो उसके बारे में शुरू में कोई एक आधी लाइन तो लिखे ना। मसला तो हम लिख देता था द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ माई मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ताकि पता चले कि आपकी नेक्स्ट जो इक्वेशन लिख रहे हो ये क्या है। अच्छा, ये लिखने के बाद आपने आगे लिखा है सिमिलैरिटी, यानी ये इक्वेशन लिख ली, आपने आगे लिख दी सिमिलैरिटी इक्वेशन के u इज इक्वल टू ax f डैश b इज इक्वल टू माइनस ab f लिख दिया है। अब इसके ऊपर जब आपने ये डायरेक्ट लिख दिया है तो एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि ये क्या चीज है। अब आप यहाँ पे 1-2 लाइन में लिखें द suitable similarity transformation are mentioned below, ताकि पता चले कि ये क्या चीज है। अच्छा, ये लगा ली। लिखने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाली लगा रहे हैं इक्वेशन के ऊपर, उनको ओटी में बदल रहे हैं। फिर एक लाइन लिखें, इसका कोई नाम है, मसलन वो 7 है। अब हम नीचे लिख देते हैं कि यूजिंग सिमिलैरिटी इक्वेशन 7 टू कन्वर्ट इक्वेशन, जो भी पीछे पड़ी है, टू फॉलोइंग ओटी। फिर नीचे हम लिख देंगे एफ ट्रिपल डैश प्लस एफ डबल डैश, यानी जो भी अगला सेक्शन कर रहे हो उस सेक्शन के बारे में साथ साथ बताते जाओगे हम कर क्या रहे हैं। क्लियर? अब देखिए, बस ये तो सब रिपोर्ट में पहले ही अच्छे खासे प्रॉब्लम है जी। जब आपने रेफरेंस लिखने हैं तो रेफरेंस में क्या होता है कि शुरू में जिन लोगों ने काम किया होता है उनका नाम होता है, फिर टाइटल होता है उस पेपर का, फिर उस पेपर के पेज होते हैं कि जैसे ये पेपर है, ये कितने पेज पर मुश्तमिल है, वो लिखा हुआ होता है कि 1 से लेकर 10 या सम 10 से लेकर 20, वो हर जर्नल के डिफरेंट होते हैं। पेज के साथ फिर वॉल्यूम होता है, इशू होता है, किस ईयर में पब्लिश हुआ है। अगर आप इस रिपोर्ट में देखें तो पहले में आपने नाम लिखा है, फिर आगे आपने जर्नल का नाम भी लिखा है, टाइटल भी लिखा है, फिर आगे आपने ये लिखा है कि इसका जो वॉल्यूम है वो 69 है, इशू 4 है, और इसके पेज जो है वो 1604 से लेकर 1608 हैं, और ये 2007 में पब्लिश हुआ है। पहले रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। सेम रेफरेंस 5 में अगर हम देखें तो सिर्फ लिखा हुआ है कि 2012 है और वॉल्यूम 21 है। हमने एक इंफॉर्मेशन नहीं लिखी कि इसके पेज कितने हैं। तो लिहाजा जब आपने रेफरेंस लिखने हैं तो आपने देखना है किसी का टाइटल तो नहीं मिस, किसी का वॉल्यूम तो नहीं मिस, किसी का इशू नंबर तो नहीं मिस, किसी का पेज तो नहीं मिस, किसी का पब्लिकेशन ईयर तो नहीं मिस। जैसे अगर ये रेफरेंस 1 है और यहाँ पे मैं रेफरेंस 2 में सिंपल ये लिख दूँ और बस जैसे मैं ये लिख दूँ, तो इसका मतलब ये है कि रेफरेंस 2 के अंदर मैंने ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी नहीं लिखा, मैंने वॉल्यूम भी नहीं लिखा, और मैंने नंबर ऑफ पेज भी नहीं लिखे। तो ये भी आपने हर रेफरेंस के साथ साथ चेक कर लेना है। अगर किसी के मिस हैं तो वो हम लिखेंगे। जैसे इसके रेफरेंस 5 में भी नहीं लिखे हुए, और उसके बाद इसका रेफरेंस नंबर 15, रेफरेंस नंबर 15 के अंदर वॉल्यूम नंबर भी नहीं है, इशू नंबर भी नहीं है। बस इन चीज़ों का ख्याल कर लें तो शॉर्ट टाइम में खास खबरों का खुलासा यही कुछ था जो मैंने आपको बता दिया। वैसे तो राइटिंग एक स्किल है, इसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। जी सर। जैसे आप ये रेफरेंस कह रहे हैं कि फलां चीज़ें ख्याल रखना, हमें ये बताया गया था कि वो जो ACS स्टाइल है या जो भी स्टाइल है आपका, बीप टेक्स्ट है या जो भी है, वो वहीं से कॉपी करें और उसको वहाँ पेस्ट करें। देखिए, ये समटाइम हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिस होती है, उनको फिर करने नहीं, हमें वहाँ से तलाश करना है, उस पेपर को डाउनलोड कर लेते हैं,
सही। वहाँ पे नहीं मिल रही, जहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। हमने पेपर को कर लिया डाउनलोड करने के बाद ये देखें, हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद ये देखें ऊपर लिखा हुआ है 30(2), इसका मतलब है वॉल्यूम नंबर 30 है, इशू नंबर 2 है। आगे लिखा हुआ है 183 से 186, इसका मतलब है पेज है। और उसके बाद देखिए 2018 है, तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन में हमें मिल जाएगा। अगर हमें वहाँ से नहीं मिल रहा जहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं साइट करने के लिए, तो हम पेपर को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके हमने वो इन्फॉर्मेशन लिखनी ही लिखनी है, हर सूरत लिखेंगे। वो अक्सर कॉपी पेस्ट करने तो नहीं भी होती। जी और कोई क्वेश्चन? बस ईयर, वॉल्यूम और ब्रैकेट वाले को क्या कहते हैं? इशू नंबर। इशू नंबर सम पेपर का नहीं भी होता, नहीं मिल रहा तो अलग बात है, लेकिन हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे कि मिल जाए। जी एनी क्वेश्चन? जी बेटा, हाँ जी।